जैसे मैं पहुंचा, मैडम बोलती हैं कि इमरजेंसी है, इनको हार्डली विद इन 72 आवर्स इनका डिलीवरी करवाना पड़ेगा। अपना बेटा है, राइट। तो जगन्नाथ, तो वो ही वो स्ट्रगलिंग, तो अब उसका ब्लड रेजिस्टेंस जो कम हुआ, तो वो मैडम बोली कि ये हार्डली 48 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स एट मैक्स बच सकता है, या इसको इंटरनल कुछ इंजरी हो सकता है। कहता है कि हर वीक के बेसिस पे अल्ट्रासाउंड करना है, क्योंकि क्या स्टेज है, किस तरीके का कॉम्प्लिकेशंस कब आ जाए ये आपको पता नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, तनु एंड ट्रिपलेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले बड़े और बुजुर्गों को तनु एंड ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से सादर प्रणाम, और आप सभी को नमस्कार, और बच्चों को बहुत सारा प्यार। तो आज हम लोग ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी एपिसोड 8 शूट कर रहे हैं, और ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। बीच में हमने ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज़ में हम कभी सुभद्रा, उसका पहला जब वो बीमार पड़ी थी वो हम इंक्लूड कर दिए थे, जो कि एपिसोड 6 है। एपिसोड 7 में हमने बाला जब बीमार पड़ा था, उसको क्या बोलते हैं, यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो वो हमने इंक्लूड कर दिया था कि हमने उसको कैसे टैकल किया है। और आज हम लोग फाइनली हमें मौका मिला है कि एपिसोड 8, जिसमें कि हमारे प्रेगनेंसी का 7th और 8th मंथ कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल मंथ है। ये क्रूशियल इसलिए होता है क्योंकि ये 8th मंथ ख़त्म होते होते डिलीवरी शुरू हो गया था। मतलब डिलीवरी के लिए हम रवाना हो गए थे, हॉस्पिटल में हम एडमिट वगैरह होने गए थे। तो जो 9वें महीने का पहला दिन रहेगा उसको हम लोग एपिसोड 9 में कवर करेंगे। लेकिन 7 और 8 मंथ, इसमें हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, इसमें हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या थे, और इसमें किस किस तरीके से हमारे सामने क्या क्या सिनेरियोज आते गए, वो हम कवर करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि इस दरमियान जो 7th और 8th मंथ था, ये तो अब नज़दीक आ गया था, राइट। कि भाई अब डिलीवरी, अब हम लोगों को तो ऐसा बोला गया था कि भाई 6th और 7th मंथ में ही हो जाएगा, राइट। तो लग रहा था कि भाई अब कब ये सिनेरियो कब क्रिएट हो जाएगा। तो फिर भी हमने क्या किया ना, स्पेशली तनु और मैंने और हमारे घर वालों ने, हम लोगों ने बोला कि हम लोग इस चीज़ को भूल करके बैठते हैं कि भाई डिलीवरी होने वाला है, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो और अपना काम और जिम्मेदारी ढंग से निभाते जाओ। इस दरमियान हम लोगों का हुआ था कि जो अल्ट्रासाउंड बोला गया था 7 और 8 मंथ में, तो 2 सिनेरियोज थे। पहला कि एक तो है कि हर वीक के बेसिस पे हमारा अल्ट्रासाउंड होना स्टार्ट हो गया था। इसमें 7th और 8th मंथ में बोला गया था कि हर वीक के बेसिस पे अल्ट्रासाउंड करना है, क्योंकि क्या स्टेज है, किस तरीके का कॉम्प्लिकेशंस कब आ जाए ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों को ये बोला गया था कि हर वीक आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, विच वॉज फाइन। लेकिन जब रेडियोलॉजिस्ट ने हमें ये बताया, इन्फॉर्म किया कि इनफैक्ट डॉक्टर मैडम ने जो जिन्होंने हमें ये सजेशन दिया था, उन्होंने भी कहा था लेकिन खतरा एक ये भी रहेगा कि प्रेगनेंसी के दरमियान ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करना होता, नहीं तो बच्चे पे असर करता है ना। तो फिर पर वीक के बेसिस पे हो गया। तो फिर 7 मंथ हम लोग एक एक करके चल रहे थे। उस दरमियान हम लोगों का था कि मतलब एक सजेशन जो मिला था, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में था, कि 7 और 8 मंथ जो जब स्टार्ट हुआ था, तो इनको लिक्विड इनटेक का क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए कहा गया कि जितना पानी पी सकते हो उतना पीजिए। और ये लिक्विड किस लिए बोला गया था, ताकि जो वाटर लेवल जो रहता है वो भी थोड़ा, हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो भी मेंटेन्ड रहे। तो इसीलिए हम लोगों को बोला गया था कि भाई मतलब तनु को स्पेसिफिकली बोला गया था, ऑफ कोर्स तनु को ही बोला गया था तो कि भाई जो ये होता है लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करना, पानी, फिर से
वो सैचेट वो सब पीते हाँ, थे। तो उस समय नारियल पानी तो हम लोगों का चल रहा था, और साथ में ग्लूकोज पानी भी मैं देता था। ओआरएस तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम लोग ये था कि एक ओलिगोवेल करके हमने एक सैचेट का नाम पहले मेंशन किया था, तो वो रिप्लेस करके हमारा दूसरा एक सैचेट आ गया था। और एंटी प्रेगनेंसी पिल जो था, एंटी मिसकैरेज पिल अभी भी चल रहा था, जो कि ओरल नहीं था। ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। इंजेक्शन हमारा बंद हो गया था, एक पिल दिया जाता था जो कि ओरल नहीं था। स्पेसिफाई नहीं करूँगा, आप समझ जाइए। तो ये डॉक्टर के सजेशन से हम लोगों का ये ओलिगोवेल का जो सैचेट था वो चेंज करके एक दूसरा सैचेट दे दिया गया था, जो कि हमें याद नहीं आ रहा नाम, बट वो दिया गया था। लेकिन वो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो था उसको मेंटेन करने के लिए हर संभव कोशिश किया जा रहा था कि उसका जो क्वांटिटी है कहीं किसी भी लेवल पे कम ना हो। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों का खाना रूटीन में चल रहा था जो हम पहले जिस तरीके से कर रहे थे कि मॉर्निंग आवर्स में जिस तरीके से मैं ब्रेकफास्ट दिया करता था वो अभी भी जारी था। दोपहर का खाना फ्रूट्स इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और ये क्या बोलते हैं चावल दाल और हरी सब्जियां जो भी होती हैं वो सारी चीज़ वो ये इनको दिया जाने लगा। तो ये हम लोग नॉर्मल प्रोसेस से कर रहे थे, और अब इनका जो वॉमिटिंग वाला टेंडेंसी ये ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। जब कहीं ट्रैवल करके जाते थे उस टाइम तब होता था। हाँ, ये सिर्फ जब ट्रैवल जब जब करते थे। अल्ट्रासाउंड के लिए जाते थे। हाँ, अल्ट्रासाउंड के लिए जब जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो गाड़ी में जैसे बैठते थे, तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं हॉस्पिटल लेकर के जा रहा था तो ये बीच रास्ते में मुझे रोकने के लिए बोलती थी और बाहर में वॉमिटिंग कर देते थे। तो फिर इस तरीके से होता था, और गाड़ी में तो वैसे भी बहुत धीरे धीरे चला करके और जाता जब अल्ट्रासाउंड हो रहा होता था तब भी मतलब डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते थे रेडियोलॉजिस्ट उन मतलब उनको भी मैं रोक रोक के पहले उल्टी कर रही थी, क्योंकि जब भी अल्ट्रासाउंड करते थे मुझे अनकंफर्टेबल लगता था, सफोकेशन लगता था। और अच्छा, यस यस। तो ये यहाँ पर तो एक सबसे क्रूशियल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताता हूँ। इनको मैं लेकर के जाता था अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो एंड लकीली फिर कैसा हुआ कि जो अल्ट्रासाउंड का जो रेडियोलॉजिस्ट जिस हम क्लिनिक में करवाते थे वो हमारा चेंज होकर के उसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा क्लिनिक था, उसमें होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ कुछ तो एक फैसिलिटी था जो कि यहाँ नहीं था, और वो स्पेसिफिक वही डॉक्टर करते थे जो यहाँ वाले नहीं करते थे। तो जब हम वहाँ पर करवाने के लिए जाते थे तो वहाँ पर भी इनको, और ये जो छोटा वाला क्लिनिक था जहाँ इनका होता था ये अल्ट्रासाउंड, वहाँ तो मैं एक बार फेंट भी हो गई थी ना, तो याद है? ये तो फेंट हो जाती थी, मैं बगल में बैठा रहता था और वहाँ का एसी भी खराब होता था तो प्रॉब्लम ये था कि उस रूम में एसी एक ही चल रहा है, और जबकि वहाँ 3 एसी लगा हुआ था, तो एक चल रहा है, और इनको चाहिए था कि इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मतलब इनको जल्दी सफोकेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या किया, उसी जो क्लिनिक में बाहर के साइड में एक बड़ा सा फैन लगा हुआ था, तो मैं गुस्से में गया वो फैन ले जाकर के अंदर तो सारी पब्लिक के सामने से मैं वो फैन लेकर के गया, अंदर लगा दिया कि भाई लो, हवा जितना लेना है लो। और मैं बोल करके आया उनको, फिर वार्निंग करके भी अगला बार अल्ट्रासाउंड कराने आऊँगा तो आप लोगों का ये। एंड लकीली फिर कैसा हुआ कि हम लोगों का वो क्लिनिक चेंज हो गया, हमारा जो बगल वाला क्लिनिक था वहाँ काफ़ी स्पेसियस था, बहुत बड़ा था, और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड। लेकिन वहाँ पर भी इनका वॉमिटिंग वगैरह होता था, जो कि ऑफकोर्स इनका एक छोटा सा बकेट होता था, वो बकेट लेकर के जाती थी, और हैंडी जो मतलब ये रहता था वो कर देते थे। तो दैट वाज अनदर पार्ट। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाते थे ना, तो हम लोग लगभग मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटा लग जाता था सिर्फ हम लोगों का अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड करवाना रहता तो मुझे डर लग जाता था एक दिन पहले से कि चिंता कल वही सिचुएशन होएगा, सब लोग देखेंगे, मैं वही बेहोश हो जाऊंगी, मुझे उल्टियाँ होंगी। मुझे बहुत डर लगता था अल्ट्रासाउंड से, वो सिचुएशन बहुत खराब रहता। और इतनी गर्मी उस टाइम मई और जून में पड़ रही थी ना कि मैं किसी भी काम के लिए पूछती थी एसी है यहाँ, एसी है तो मैं जाऊंगी, यहाँ ऐसे नहीं है तो नहीं जाऊंगी। तो ये तो मुझे भी अभी याद आता है कि कितना झेलती थी उस समय। और तो हम लोगों का अल्ट्रासाउंड 1-1.5 घंटा से 2 घंटा लग जाता था सिर्फ हम लोग का। अब बाहर वो बेचारे कोई वेट कर रहे हैं कि उनका होना है, और चूंकि हमारा टोकन आ जाता था, टोकन नंबर आ जाता था, तो अब हम लोग अंदर से एक बार घुसते थे तो बाहर वाले लोग बोलते ठीक है हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट में आते हैं तो
वो वैसा हो जाता था। तो अल्ट्रासाउंड वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, जो कि हम लोग को हर वीक करवाना ही पड़ता था। तो फिर जब 7-8 मंथ का जब हम लोग तीसरा पार्ट में पहुंचे थे, तो उससे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि उस समय प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। एक तो खाना जो है अपना रेगुलर चलता है, जिस तरीके से मैंने पहले एपिसोड्स में मेंशन किया है, खाना हमारा वही चलने लगा। कोई स्पेसिफिक उसमें खाना नया ऐड नहीं हुआ। फ्रूट्स जितना आप दे देते, तो मैं तो स्टॉक में ला करके रख देता था 1 वीक का पूरा। तो एवरी संडे या सैटरडे में जाता था, स्टॉक में ला के रख दिया, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे जाता था, फिर स्टॉक में ला के रख देता था। उस तरीके से मैं फ्रूट्स का को मैं ये करता था। दूसरा, जो नॉर्मल अनाज का खाना होता है, वो अनाज वगैरह खाने लगी थी। स्पेसिफिक कुछ बोला गया था स्पेशल खाने के लिए तुमको उस समय? नहीं, बस बेबी का वेट गेन करने के लिए जो चीज़ हो सकता है खाने का, वो खा सकते हैं। बटर लेते थे, ऑमलेट भी बटर में। उस समय मैं एक स्पेशल ऑमलेट बनाता था, घी में डाल करके वो ऑमलेट बनाता था। वो मैंने यूट्यूब चैनल से देखा था, एक पंजाबी अंकल कोई सरदार जी जो हैं वो बनाते हैं दिल्ली में, तो उनका मैं देख करके बनाता था और इनको देता था। तो खाने का तो चलिए क्लियर हो गया, लेकिन उस समय और एक प्रिकॉशन लेना था। और चूंकि हम लोग उस समय क्वार्टर, जो कोल इंडिया का क्वार्टर में रहते थे, तो वो क्वार्टर जो था हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था। अब फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरना चढ़ना हर वीक में एक बार करना वैसा। तो मैं क्या करता था कि इनको बोलता था कि मैं इनके आगे आगे चलता था और मैं बोलता था आप अपना पूरा सपोर्ट मेरे को दे दो और मैं एक एक कदम लेता हूँ, आप धीरे धीरे एक कदम लो, जैसे कि आपके पैरों पे वजन बिल्कुल भी ना आए। तो वैसा करके इनको नीचे उतारते थे और मेरे पिताजी भी पीछे से थोड़ा सा सपोर्ट देते थे और नीचे उतरते थे। तो इस तरीके से फिर गाड़ी में बिठाते थे और उसके बाद गाड़ी बहुत धीरे धीरे लेकर के जाना होता था। तो स्टेयर्स यूज करना बहुत सोच समझ करके बोला गया था कि भाई आप स्टेयर्स यूज करो, कोशिश करो कि नीचे में ही कोई फ्लोर देख करके दो। तो उस समय हम लोगों का ये जो घर है वो बन गया था, तो हम लोग एक बार प्लान भी कर रहे थे कि कहीं हम लोग इधर ही शिफ्ट हो जाते हैं। और चूंकि ये घर से हमारा जो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट वाला है ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग सोच रहे थे कि वहीं होगा और अगर किसी भी दिन पेन वगैरह स्टार्ट हुआ तो यहीं पर से हम डायरेक्ट लेकर के जा सकते हैं। दिस वाज हम लोग का ये थॉट चल रहा था। तो इसमें फिर अब अल्ट्रासाउंड के बारे में जब बोला गया था हर वीक में करवाना है, तो हम लोगों का ये अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जो गए थे, ये मिड ऑफ जो 8th मंथ था उसमें करवाने के लिए गए थे। तो उस दिन रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि भैया आप लोग तो आ रहे हैं हर वीक, लेकिन बच्चे के लिए ठीक नहीं है, आप अब डायरेक्ट 9 मंथ का पहला वीक में आओ। तो ऐसा करके उन्होंने कहा, बोले ठीक है। तो लेकिन फिर भी पता नहीं हम लोग को मन क्यों नहीं माना। तो जब अगला वीक आता था ना, तो हम लोगों को अपने आप लगता था कि चलो ठीक है एक बार एक राउंड और जा करके आ जाता है। तो गए फिर, और सोचिए लकीली हम लोग उस समय, अभी हम लोग कितना मतलब खुशी खुशी ये चीज़ बता रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा था कि वो लकीली हम लोगों का वो था कि हम लोग गए और वो अल्ट्रासाउंड हम लोग करवा लिए। एंड दैट वाज द ड्यूरिंग, मतलब मन नहीं माना तो हमने जो मतलब 4th वीक को थोड़ा सा स्किप किया, मंडे या ट्यूसडे को जाकर के करवाया। अब जब मंडे और ट्यूसडे को करवाया, वहाँ पर से हम लोगों का जो 9 मंथ स्टार्ट होता है वो मात्र 3 दिन बचा हुआ था। बोले चलो ठीक है करवा ही लेते हैं। तो करवा लिए। जब करवाए तो हम लोग डॉक्टर मैडम के पास नहीं गए, हम लोग बोले कि चलो ठीक है ये रिपोर्ट अब नेक्स्ट वाला जब 1 वीक का आता है वो रिपोर्ट ले लेंगे और तब दोनों एक साथ ले जा करके दिखाएंगे। मैं रिपोर्ट लेकर के आया, चुपचाप बैठे हुए थे, मैं थोड़ा सा उसको स्टडी कर रहा था। और मैंने एक्चुअली शायद तक एक डॉक्टर नहीं, मेरे एक दोस्त हैं, उसने भी वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मांगा था एक्चुअली मेरे से, तो मैंने उनसे भी शेयर किया था ये चीज़। तो अब उसने मेंशन किया था या फिर शायद मैं स्टडी कर रहा था उसको, तो हम लोगों को लगा कि जो उसमें जो अल्ट्रासाउंड में ना कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता राइट। तो फिर मुझे लगा कि ये बोल्ड लेटर में लिखा है, चलो इसको थोड़ा रिसर्च करते हैं। तो उसमें कुछ तो ऐसा लिखा हुआ था जो कि ये लिख रहा था कि ब्लड रेजिस्टेंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। एक
जो बेबी है, हाँ एक कोड है जो बेबी के पास जा रहा है उसमें, तो उसका मतलब ये इंटरप्रेट हुआ था। तो मैंने फिर अपने कुछ एक मेडिकल जो कनेक्शंस हैं उनको मैंने पहले मैसेज किया, क्योंकि हम मैडम को नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वो कैसा हुआ था ना, हमने एक वीक स्किप किया था तो हम लोग को लग रहा था फिर पता नहीं अब ये वाला दिखाएंगे तो मैडम क्या बोलेंगे। तो फिर मैंने पहले अपने दोस्तों से जो डॉक्टर्स हैं उनको कनेक्ट करने का कोशिश किया, और उधर से यही बोला गया कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। तो जब डाउट लगा सीरियस तो हमने मैडम को कॉल किया, डॉक्टर मैडम को। तो मैडम बोली कि अल्ट्रासाउंड का ये स्क्रीनशॉट भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। तो मैंने जब भेजा तो जैसे मैं भेजा और तुरंत फिर मैं उनके हॉस्पिटल टाइम पे उनके क्लिनिक पहुंच गया, अब नर्सिंग होम पहुंच गया उनके। तो अब पहुंचा तो मैडम को बोला कि देखिए क्या ये है। तो लकीली देखिए ये सारी चीज़ें कैसे कोइंसिडेंटली एक साथ हुई। और जैसे मैं पहुंचा मैडम बोलती हैं कि इमरजेंसी है, इनको हार्डली विद इन 72 आवर्स इनका डिलीवरी करवाना पड़ेगा। अब जैसे ये मैं सुना मेरा तो एकदम होश ही उड़ गया, क्योंकि और ये तब तक क्लिनिक में थे और मैं घर पर खाना खा रही थी, मतलब शुरू की थी। हाँ और ये पहुंचे थे, हाँ मैं 2 निवाला खाई और ये मुझे आकर बोलते हैं चलो तुम्हें एडमिट कर देते हैं। मेरा तो खाना पीना बंद हो गया। हाँ, और जैसे मैं पहुंचा मैं हड़बड़ा गया, क्योंकि उन्होंने मैडम ने जिस तरीके से बोला था कि इमरजेंसी सिनेरियो है, एक फेटस को ब्लड रेजिस्टेंस हाई हो गया है। अब वो हार्डली शायद तक जो कान्हा है, जो छोटा अपना बेटा है राइट, तो जगन्नाथ, तो वो ही वो स्ट्रगलिंग, तो अब उसका ब्लड रेजिस्टेंस जो कम हुआ तो मैडम बोली कि ये हार्डली 48 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स एट मैक्स बच सकता है, या इसको इंटरनल कुछ इंजरी हो सकता है। इंटरनल इंजरी का मतलब कि अगर ब्लड फ्लो कम हो गया है तो ऑफ कोर्स ब्लड सर्कुलेशन अगर बॉडी में कम रहेगा अंदर में, तो कुछ ना कुछ मानसिक तरीके से कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैडम बोली कि ये हाई रिस्क पे है, आप इमिडिएटली इसका करवाइए। तो मैं उसी दिन पहले आया, इन्फॉर्म किया कि बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अब आपका ये होने वाला है। पापा को मैंने इन्फॉर्म किया, मम्मी को इन्फॉर्म किया, और मैं इमिडिएटली पापा को लेकर के अपना जो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, क्योंकि पहले तो हम लोगों का प्लान यही था कि सरकारी हॉस्पिटल में, तब दोपहर का टाइम हो रहा था और मैंने कपड़े वपड़े पैक कर लिए थे कि चलो हाँ, अभी कुछ भी हो तो मैंने सकता इनको है। बोला था कि अब आप कपड़े पैक करना स्टार्ट कर दो, तब तक मैं हॉस्पिटल चेक करके आ सकता हूँ, आ जाता हूँ। और आज जितना अच्छा खाना है खाओ लो और क्योंकि कल से तुमको हो सकता है तो उपवास रहना पड़े, वो उधर का डॉक्टर या हॉस्पिटल का कुछ खाना पड़े। और चूंकि हम लोग तो इनिशियल थॉट में थे ये सरकारी हॉस्पिटल में होगा, तो हम लोग का मतलब मैं तो वहाँ जब चेक करने के लिए गया था ना, तो जो मेरे को कंडीशन दिखा था ना, मेरे को तो बड़ा चिंता हो गया था कि भाई अब डिलीवरी कैसे होगा, डिलीवरी होगा तो फिर एक तो है इनको अंदर में जो रूम्स वगैरह मिलेगा वो तो चलो मैं ठीक है। इनसे पूछी वहाँ एसी वाला रूम हाँ, तो इनके लिए हमने एसी का रूम ही बुक करवाया था एक्चुअली। जो जब हमने टोकन कटवाया था तो एसी वाला रूम ही बुक करवाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं बाहर जो वेटिंग हॉल देखता था ना, तो मेरे को डर लगने लगता था कि मैं अब वेटिंग हॉल में कैसे वेट करूंगा, क्योंकि वहां पे मतलब बहुत ही थोड़ा सा ये था। खैर वो तो हम लोग कर ही लेते, कोई दिक्कत नहीं था, बट हाँ एक थोड़ा सा आ गया था कि भाई कैसे। और दूसरा चीज क्या था ना, मैंने आप लोगों को पहले मेंशन किया कि हम सरकारी हॉस्पिटल यहाँ वाला, जो कि सोचिए वेस्टर्न उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है भीमसार राइट, बट स्टिल हमें एक नेगेटिव डिसीजन लेना पड़ा कि यहाँ एनआईसीयू का फैसिलिटी होने के बावजूद हम यहाँ नहीं गए। देयर वॉज ए रीजन फॉर इट। जब मैं गया तो अच्छे डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, सबसे बात कर रहे हैं। मैं और मेरे पिताजी अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी भी थी शायद उस समय, कि मम्मी नहीं थी, नहीं वो तो मेरे साथ ही घर। मैं और मेरे पिताजी बात कर रहे हैं। लकीली उस समय जो अभी हमारा जहाँ घर बना हुआ है, इनके बगल, हमारे बगल में एक नर्स आंटी रहती हैं, वहीं काम करती हैं, शी इज मेड इन नर्स ओवर देयर। तो उन्होंने ही उनके रिकमेंडेशन से हमने 2-3 डॉक्टर्स से बात की, एंड अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो भी वहाँ बैठी हुई थी। तो हम लोग सब एक साथ बात कर रहे थे। गायनेकोलॉजिस्ट तो बोल रही थी कि मेरे तरफ से आप फुल श्योर रहिए, मैं डिलीवरी करके दे दूंगी विथ
safety of mother and child. This is what I can guarantee. That is the confidence that I saw in her, and that's the reason why I like that doctor. अब जो बाकी के डॉक्टर्स थे वो थोड़ा सा जो नियोनाटोलॉजिस्ट थे, राइट, नाउ दे स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड कि विथ माय ब्रेन, राइट, कि आपने 3 बच्चों को अग्री क्यों किया, वो उस समय पूछ रहे हैं। सोचिए, अब डिलीवरी का पॉइंट आ गया है, तब जा करके मुझे आपने ये 3 बच्चों को अग्री क्यों किया, अब तो इसमें बचने के चांस तो बड़ा ये है, क्रूशियल है। चलिए ठीक है, बचने के चांस क्रूशियल है, लेकिन जब एक आदमी आया हुआ है, बच्चे को 8वें और 9वें महीने तक कैरी कर लिया है, बच्चे का वजन थोड़ा बहुत सेट है, जो कि डिलीवरी हो सकता है प्रॉपर वे में और जिसको सरवाइव कराया जा सकता है, और यहाँ NICU फैसिलिटी भी है, फिर भी डॉक्टर ऐसे मतलब वो इस तरीके से बोल रहे थे जैसे कि मतलब कोई ऐसा नौसिखिया डॉक्टर नहीं है, वैसा वो बात कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, वो इतना मतलब उस समय डिप्रेसिंग लगता है ना कि यू आर गोइंग टू बी ए फादर, यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिलीवरी इन सम टाइम, इन अ डे और 2 और विद इन सम आवर्स, एंड द डॉक्टर इज लाइक कि अरे भैया ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो कि कोई भी बोल सकता है यार, मैं भी जानता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल में करवाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट दिस हॉस्पिटल इज हार्डली 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, एंड यहाँ पे मतलब वेस्टर्न उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता था, बट द वे दे गेव द कॉन्फिडेंस वॉज लाइक बहुत लो। मतलब लिटरली मैं उस समय था ना, तो फिर बाहर निकला तो फिर माय दैट नर्स आंटी जो मिले, बोथ द कपल्स वर देयर, राइट, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ठीक है, मेरा कनेक्शन है अपोलो में, तो आपका वहाँ बुकिंग करवा देते हैं। बोला ठीक है, तो बात की हम लोग अपोलो भुवनेश्वर में, हमने डिलीवरी का प्लान किया। अब जैसे अपोलो उधर का बात आया, भुवनेश्वर का बात आया, उस समय से मेरे दिमाग में ना तन्नू का चेहरा बार बार घूमने लगा था। अब ये क्यों घूम रहा था ये मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो इसलिए घूमने लगा था क्योंकि एक तो है कि 3 बच्चे, दूसरा है कि अब यहाँ से भुवनेश्वर जो हो गया, मुझे लगता है 180 किलोमीटर दूर है, एम्बुलेंस से लेकर जाना है या फिर मैं अपने कार से लेकर के जाता। अब ये दोनों चीज़, रास्ता ख़राब था, उस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फ्रॉम भुवनेश्वर टू संबलपुर टू भुवनेश्वर का रोड जो था वो रास्ता बहुत ख़राब था। तो फिर मैंने तुरंत दूसरा ऑप्शन सोचा, दूसरे ऑप्शन में मैंने ट्रेन का टिकट बुक करवाया इमिडिएटली। अब फिर लेकिन तन्नू को जब मैं चलते हुए देख रहा था ना, तो और इससे पहले जितने भी हमें बताए गए थे कि मतलब इनको ज़्यादा चलना नहीं है, सीढ़ी से उतरने में, बोला कि यार वो तो सब मतलब ताखे पे रखा रह गया, अब तो इसको वैसे कंडीशन में आप सोच रहे हैं यहाँ पर से पहले तो आप बाय रोड जाएंगे स्टेशन में ट्रेन पे बिठाएंगे, वो भी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, अब फिर स्टेशन में आपको एक व्हीलचेयर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बहुत लंबा जर्नी हो जाता है, और इस बीच में अगर कुछ होता भी है रास्ते में तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता। तब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि भाई अब क्या करना है, रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब मुझे डिसीजन लेना था, तो फिर अब मैं रात के 8 बजे मैं अब इस डिसीजन पे भी मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो लगा कि करूं कि नहीं करूं। मैं बात कर लिया था चारों तरफ, और हमारा ट्रेन था शायद तक रात के 10 या 11 बजे था, और पापा मम्मी उधर पैकिंग कर रहे हैं, और तन्नू, हाँ, इसका पैकिंग था। मैं सोच में लगा हुआ हूँ कि कैसे लेकर के जाऊँ। तो इस चिंता में फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ना मुझे डॉक्टर आशीष सतपथी का याद आया, जो विकास वाले थे। तो मैं उनसे बात किया था पहले से, और वहाँ का NICU भी मैंने देखा था। मैं बोला चलो ठीक है, एक जुआ और खेल जाते हैं साथ में। तो ये जो दिन था वो 18 जून का, अच्छा, हाँ, ये 18 जून का रात था।
हम लोग 21 तारीख का जो रात है ना, वो जो डिलीवरी वाला जो वो है, 21 तारीख को तो हो ही गया था सुबह। हाँ 21 तारीख को सुबह। तो मैं जो 21 और 22 तारीख वाला, ये तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं 20 तारीख तक का बता देता हूँ। तो ये जो 7वां 8वां महीने का जो 20वां तारीख था, 9वें महीने का पहला दिन तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस एपिसोड में मैं कवर करता हूँ 20 तारीख तक, 20 जून तक। तो 20 जून में यही था कि अब फिर 19 को मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे। पहले रुको ना, बताने दो ना यहाँ वाला, कि 18 जून को रात में अभी टिकट वगैरह उधर का हुआ है, क्या बोलते हैं, भुवनेश्वर का हुआ है। लेकिन फिर रात में इमिडिएटली मैंने विकास कॉल किया, मैं बोला कि भैया ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो बोले कि हाँ ठीक है, लेकर के आ जाइए ना फिर यहाँ पे। तो तुरंत उधर डॉक्टर से बात हो गई और सुबह बोले कि एडमिट करने के लिए। मैं बोला ठीक है। तो रात भर तो मैं जगह ही रहा, लगभग मेरे को नींद नहीं आई। सुबह ड्राइव करना था, इसीलिए मैं सोया थोड़ा देर। इनको तो नींद मैं तो सो गई, जो होगा वो देखा जाएगा ये बोल करके सो गई। मैं फिर सुबह जैसे उठे, मैं बोला आराम से पहले नाश्ता कर लो, फिर पैकिंग वैकिंग तो हो गया था। गाड़ी पे बैठे, भगवान का नाम लिया, निकल गए, पूजा पाठ की। उसके बाद मैं सामान अपना निकल गए। अब निकलने के बाद गाड़ी बड़े स्मूथली चलाना, उतना लंबा जर्नी, मौसम बड़ा अच्छा था, मौसम बहुत ही अच्छा था उस दिन। लेकिन उस दिन जानते हैं प्रॉब्लम एक चीज क्या था, कि इनका ये भी था ना कि हमारे जो बच्चे को ब्लड रेजिस्टेंस हाई हो गया था, तो जर्किंग्स बिल्कुल भी नहीं इनको होना था। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई मेरे को रात अपोलो वाला डिसीजन भी चेंज करना पड़ा था। तो फिर मैं सुबह सुबह लेकर के गया हॉस्पिटल में। डॉक्टर से पहले बात किए, तो वहाँ दो डॉक्टर थे, डॉक्टर आशीष सतपथी और डॉक्टर पूजा मैडम, उनकी वाइफ जो है। तो शी इज गायनेकोलॉजिस्ट जो डिलीवरी करवाई, एंड ही इज नियोनेटोलॉजिस्ट। तो बुकिंग वगैरह कर लिया। उसके बाद मेरे सारे टेस्ट स्टार्ट होने शुरू हो गए। तो इमीडिएटली जैसे घुसे, डिस्कशन करके मैडम ने बोला कि ठीक है इनका ये कर लीजिए, और मुझे बोला गया चेक हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर हुआ, सब कुछ चेक हो गया। हाँ, तो इनका सारा जो रूटीन टेस्ट होता है वो करवाया गया, और उसका इनका एक फाइल तैयार हुआ। और इमिडिएटली मैंने उधर वो अपना वो रूम हमने बुक किया था ना, जो वो वाला 204, मेरे पास फोटो भी है। अच्छा 204 का क्या? तो वो डिलक्स रूम हमने बुक किया था, तो उसी में हम लोग रहते थे। और मम्मी पापा को मैंने उस दिन जाने के लिए बोल दिया था कि आप चले जाइए, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि घर से कोई भी आए, क्योंकि ये चीज हम अकेले फेस करना चाहते थे। क्योंकि सामने वाला जब घबरा रहा होता है तो मुझे डर लगता है कि नहीं, इसलिए हम फ्री से टेंशन का सामना करेंगे, लेकिन अकेले करेंगे। तो वो हम लोग इस तरीके से था, यहाँ तक कि ये भी इतना डरे हुए थे कि हाँ हमको भी बहुत मतलब मैं तो मुंह देखने लग मन था। तो चिंता हो जाता है यार। तो फिर भी इनके सामने जब आता था तो हिम्मत लेकर के आता था, लेकिन फिर भी ये देख ही लेते थे चेहरे पे, तो पढ़ नहीं हो जाता मेरा। तो 19 तारीख को शाम तक रिपोर्ट मेरा आ गया था कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है। हाँ, तो मुझे ब्लड चढ़ाना है, इनको ब्लड चढ़ाना था। तो 18 तारीख हो गया। 18 तारीख को हम लोग शायद 19 तारीख को सुबह लेकर के गए, 19 तारीख का शाम तक रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट आने के बाद इनको वहीं पर जो डाइट वगैरह था, डाइटिशियन इनका सेट हो गया था, वो डाइट अपना दे रही थी। रेगुलर मेडिसिन चल रहा है। हाँ, उस समय कुछ मेडिसिन जो नर्सेस आकर के इनको टाइम टू टाइम दिया करती थी, वो एक डाइटिशियन ने डाइट इनके लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ था, तो वही डाइट इनको मिल रहा था खाने में। और तीसरा चीज क्या था, वो दूध वगैरह में कुछ मिला करके पिलाते थे, तो वो सारी चीज थी। इनका हेमोग्लोबिन कम आया था, तो इनको बोला गया था कि हाँ नहीं, और एक चीज था, डॉक्टर पूजा मैडम बोली कि इनका डिलीवरी करवाना है और हमें 21 तारीख को मॉर्निंग में करवाना होगा, लेकिन इनका हेमोग्लोबिन कम है, तो उस समय ब्लड की जरूरत हो सकती है, तो आप ब्लड का इंतजाम कीजिए। तो इनका ब्लड ए पॉजिटिव, मेरा भी ए पॉजिटिव, और मेरे पिताजी का भी ए पॉजिटिव। तो मैं बोला कि ब्लड की तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हम लोग तो ऐसा भर के खून दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिताजी उस दिन आए, और मैं और मेरे पिताजी हम लोग गए ब्लड बैंक, वहाँ पे हमने ब्लड एक्सचेंज किया, जो कि वहाँ का ए पॉजिटिव होता है वो लेकर के आया, और हमने अपना ब्लड डोनेट किया। तो वैसा था, और लेकर के आए और फ्रिज में रख दिया गया। और उसके बाद फिर
दूसरे दिन शायद ऑपरेशन ही स्टार्ट होना था। तो उस दरमियान तो जो 21 तारीख का था उससे 21 तारीख का जो दिन था उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत दिन था। तो लेकिन उससे एक दिन एक रात पहले तक मैं और तन्नू हम लोग बहुत हंसते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम लोग पूरे समय छठ मैया का जो गाना था हम लोग वही सुनते थे। छठ मैया का गाना और एक हनुमान चालीसा। मैं तो हनुमान चालीसा और ये दो गाने जो है हमेशा लगा करके सुनते रहता था। बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा हिम्मत आता है इससे, पता नहीं क्यों लेकिन आता है। तो और 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता हाँ, है। 21 जून का दिन जो होता है वो सबसे बड़ा दिन भी होता हाँ, है। और उस दिन निर्जला तो एकादशी का ये दिन था, ये वाला जो व्रत था। एपिसोड है ये हम एपिसोड 9 में बताएंगे, जो कि 9वें महीने का भी रहेगा, मैच करेगा। तो उस दिन का जो सिनेरियो था और उस दिन क्या क्या हुआ था ये हम लोग उस दिन बताएंगे। लेकिन ये एक तो आप सीख, मतलब जो हमने एक्सपीरियंस किया इससे को सीखने वाली यही बात है कि जो डॉक्टर आपको कॉन्फिडेंस दे आप उसी के पास जाइए। देखिए ये सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मेरा ये दरख्वास्त है उन डॉक्टर्स से ना कि जब कोई जाता है ना आप उसको जब हिम्मत देंगे तो वो जो हिम्मत होता है ना सामने वाले इंसान के अंदर वो बहुत चीज़ें हेल्प करता है किसी भी इंसान को ठीक होने में या किसी भी सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। आप जब खुद इतने अच्छे प्रोफेसर होकर के जब आप ये बोलोगे कि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इतना कम हो जाता है, आपके पास केस स्टडीज होते हुए आप केस स्टडीज नहीं दिखा रहे हो। मैंने पूछा कि भैया आप यहाँ पर तो डिलीवरी हुआ ना, एक 7 मंथ का बच्चा यहाँ डिलीवर करवाए और उसको रखे सर्वाइव करवाए, तो वो कहाँ है? तो बोलते पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं कि वो सर्वाइव हुआ था या नहीं हुआ था। हद बात है यार, आपको पता नहीं रहेगा तो क्या हमको पता रहेगा। वो एक स्पेशल केस था इस हॉस्पिटल का। 7 साल का बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में इतने लंबे, मतलब जिंदा बच गया है ना, 7 महीने का बच्चा, सॉरी। तो ये है। तो एक तो है कि जो डॉक्टर आपको कॉन्फिडेंस दिखाए वहाँ दिखाइए, चले चाहे उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना पड़े, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि आपका मतलब जो डाइट है वो डाइट अपने रूटीन के हिसाब से चलना होगा। इस दरमियान एक चीज़ और था कि एक चीज़ हमें सीखने को मिला कि अल्ट्रासाउंड का नंबर्स कम कर देना, मतलब कम अल्ट्रासाउंड जो होता है, अगर मान लीजिए आपका प्रेगनेंसी जो है वो सिंगल बेबी या ट्विंस का है और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो ट्राई एंड प्रेफर टू अवॉइड अल्ट्रासाउंड्स अनलेस एंटिल डॉक्टर ने आपको ज़्यादा रिकमेंड किया हुआ है या फोर्सफुल बोल रहे हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो आप जरूर करवाइए, तब करवाइए, नहीं तो अवॉइड कीजिए जितना कम से कम हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ रेडिएशंस वगैरह होता है जो कि बच्चे पे असर करता है ना। और इनका उस दरमियान ज़्यादा वॉक करने को नहीं बोला गया था, पिलो पैर के नीचे रख करके सोने के लिए बोला गया था, दैट वाज अनदर पार्ट। स्टिक लेकर के चलते थे या सपोर्ट से उठना बैठना, ये सारी चीज़ें करते यही थे। हाथ पकड़ के मुझे उठाते रहते थे, मैं ऐसे ऐसे प्रेशर देके नहीं उठती थी। हाँ, तो मतलब मैं इनको क्या करूँगा ना, ये जो लेटी रहती थी तो मैं वहाँ कंधा ऐसा नीचे कर देता था और उसको वो पकड़ लेते थे और मैं कंधा धीरे से ऊपर के वो पकड़ करके उठ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि इसीलिए ये मंथ जो था काफ़ी क्रूशियल था। एक कान्हा जो अपना, हाँ बोलो, सॉरी बोलो। और ये जो टाइम था जब हम ऑपरेशन के पहले का एक दिन जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तो उस टाइम अब लग रहा था कि हाँ फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इतना टाइम से जो सोच रहे थे, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट जो इतना दिन से मेरा बीता, अब सब कुछ, अब इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि अब मैं वो सब कुछ कर पाऊंगी जो नॉर्मल टाइम में मैं कर पाती थी। रूम को जब जो रूम हमारा बेडरूम था राइट, उसको जब निकलते समय ये विदा करके निकल रहे थे, क्योंकि 9 महीने उसी रूम में इसने काटा हुआ था। तो उनको पता था कि अब ये रूम में जब मैं एंट्री करूंगी तो और 3 हमारे साथ, मतलब ये सोची थी कि पॉजिटिव वे में सब कुछ अच्छे के साथ ही मैं यहाँ आऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टाइम के साथ ही सब कुछ होता है, तो टाइम को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि हमारा सही टाइम आ सके। सब कुछ टाइम पर होता है।
बिना कभी टाइम कभी के समय नहीं को भी होते। समय देना चाहिए। हाँ, मैं क्योंकि सूरज भगवान भी जब उगते हैं तो उनका भी एक टाइम होता है, जब डूबते हैं उनका भी एक टाइम होता है, बिना टाइम का वो बेवक्त नहीं उगते हैं। हाँ, इसलिए टाइम का वैल्यू करना चाहिए और टाइम को भी थोड़ा सा टाइम पेशेंस देना पेशेंस चाहिए। हाँ, रखना बहुत पेशेंस जरूरी, बहुत और जरूरी होता हिम्मत तो है। बहुत बांध के रखना है। हाँ। इनका हिम्मत तो मानना पड़ेगा भाई, कैसे वो हिम्मत बांध अभी के भी रख देते। बहुत हिम्मत बांध के तो रखे ये तो हैं। मतलब गजब की अपने में ही एक शेरनी है। तो बहुत बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। इनफैक्ट मैं, मेरे मम्मी पापा जो हैं उनका सपोर्ट उस समय, उनका गाइडेंस इतना ज़्यादा हेल्प करता था। पापा तो हर समय सपोर्ट में रहे, मम्मी भी हर समय सपोर्ट में रहेंगे। जहाँ भी हम लोग जाते थे तो पापा पहले से भी कनेक्शन जो रहता था उनसे पूछ करके बताना, ये सारी चीज़ें करते थे। तो ओवरऑल यही है। अभी भी देखिए आधा घंटा से ऊपर हो गया, हम ज़्यादा इसको नहीं खींचना चाहते हैं। तो यही सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस थे जो हमने मेंशन किया है। अल्ट्रासाउंड नहीं करना है, डाइट रूटीन लेना है, ज़्यादा वॉकिंग नहीं करना है, स्टेयर्स के अवॉइड करना है, और जो मेडिसिन हो वो टाइमली लेते रहना है ना। अनलेस एंटिल इमरजेंसी हो या आपको कुछ और लगता हो, अल्ट्रासाउंड अवॉइड कर सकते हैं आप। तो ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें सीखने को मिले उस समय, ये सारी चीज़ें थी। और दूसरा ये है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, हिम्मत हमेशा बनाए रखिए, और भगवान पे भरोसा हमेशा रखिए, और थिंक पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। बोल देते हैं लेकिन डर लगा रहता है अंदर में, बट स्टिल कीप थिंकिंग पॉजिटिव। चीज़ें अच्छी ही होंगी। और बस अगर आप लोगों को हमारा जो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस आते रहें। और आप लोगों का जो ये प्यार है हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि हमारे व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, ये सारी चीज़ें बढ़ते जाएं और हमारा जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करे। भगवान के दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से ये अभी धीरे धीरे ग्रो कर ही रहा है। और तो हमारा ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी का जो एपिसोड 8 है वो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो एपिसोड 9 है वो बहुत ही जल्द हम लोग अपलोड करेंगे। वो हमारा क्रूशियल डे, जिस दिन डिलीवरी होने वाला, वो काफ़ी मतलब मिक्स्ड फीलिंग वाला रहेगा। वो हम बनाएंगे, वो एपिसोड 9 रहेगा हमारा, उसे देखना मत भूलिएगा। और इसके साथ हम लोग अपना एपिसोड 8 की समाप्ति करते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपका रात और भी ज़्यादा शुभ हो, आपका जो अगला दिन हो बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।